हेलो लॉ एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। इससे पहले की वीडियो में आप सब जानते हैं बहुत ही अच्छे से हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं। एंड नाउ हम पहुंच गए हैं आज फ्री कंसेंट पे, मतलब एक स्टेप और हम इसमें आगे बढ़ चुके हैं। इससे पहले हम बेसिक ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डिस्कस कर चुके हैं, वाइड एग्रीमेंट डिस्कस कर चुके हैं, वाइड कॉन्ट्रैक्ट्स डिस्कस कर चुके हैं और कैपेसिटी ऑफ पार्टीज डिस्कस कर चुके हैं। नाउ अब हम फ्री कंसेंट पे हैं और ये हमारा लेक्चर नंबर 16 होने वाला है। लेक्चर नंबर 16 हमारा ये आज होने वाला है। इसमें हम डिस्कस करेंगे फ्री कंसेंट। जैसा हम सबको पता है कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में आने के लिए आपकी मर्ज़ी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपकी मर्ज़ी लेना। तो अगर हम एक वर्ड को छुपा दें, क्या वर्ड है, कंसेंट, हम एक वर्ड को छुपा दें, वो है फ्री। अगर हम फ्री वर्ड को छुपा दें और देखें कि कंसेंट ज़रूरी है ना, ये भी तो पॉसिबिलिटी है कि एक एग्रीमेंट अगर एग्जिस्टेंस में आया है तो जो मर्ज़ी दोनों पार्टी की ली गई हैं, तो ज़रूरी तो नहीं है कि दोनों पार्टियों ने अपने मन से अपनी मर्ज़ी दी हो सकता है उनको डराया धमकाया गया हो सकता है उनको किसी धोखे में रख के कंसेंट उनका लिया गया हो। तो सिर्फ कंसेंट कह देना बहुत ज़्यादा एम्बिगुअस और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है। इसलिए लॉ ने, मतलब कोर्ट के जो फैसले होते हैं, कोर्ट के जो प्रेसिडेंट्स होते हैं, कोर्ट के जजमेंट्स होते हैं, उन्होंने एक चीज़ प्रोपाउंड करी कि कंसेंट तो हम आपका लेंगे कॉन्ट्रैक्ट में, हम मानेंगे कंसेंट बहुत ज़रूरी है, बिना कंसेंट, बिना आपकी मर्ज़ी के तो आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। लेकिन केवल कंसेंट होना अपने आप में ज़रूरी नहीं है। कंसेंट तो होगा लेकिन कंसेंट का फ्री होना बहुत ज़रूरी है। मतलब फ्री मतलब आपने अपने फ्री मन से, बिना किसी दबाव के, बिना किसी डर के, बिना किसी खौफ के अपने मन से अपनी मर्ज़ी दी है। जब तक आप बिल्कुल फ्री कंसेंट, बिना बेखौफ होकर अपना कंसेंट नहीं देंगे, तब तक हम कंसेंट नहीं मानेंगे। तो क्या लॉ है फ्री कंसेंट का, ये कैसे काम करता है, किस तरीके के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, वो सब हम इसमें डिस्कस करेंगे। जो ये मेरी लेक्चर्स होते हैं ये फुल लेक्चर्स ही होते हैं, ये बहुत ज़्यादा शॉर्ट में नहीं होते, क्योंकि मेरा मकसद होता है कि जब एक लेक्चर एक बच्चा अटेंड कर ले तो उसको किसी कहीं और जाकर सेम चीज़ देखने की ज़रूरत ना पड़े। इसलिए मैं सेम स्क्रीन शेयर करता हूँ, जो चीज़ मैं बता रहा हूँ आप उसको पॉज करो और अपने नोट्स हैंड टू हैंड बना लो, ताकि आपके लिए बहुत ईजी हो जाए, एक बारी में ही एक टॉपिक कंप्लीट हो जाए। तो इसको शुरू करते हैं। मीनिंग ऑफ कंसेंट क्या है, तो एक बात आप ध्यान रखना, सबसे पहला एमसीक्यू पहली लाइन में ही है, सेक्शन 13। कंसेंट जो डिफाइन है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, वो सेक्शन 13 में डिफाइंड है। तो इससे एमसीक्यू बन सकता है, इसको अलग ही आप लिख लो कि कंसेंट इज डिफाइंड इन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इन सेक्शन 13, राइट। 13 of the Contract Act define consent. Two or more person are said to consent when they are agree upon the same thing. बहुत केयरफुली बात को देखना है। when they are agree upon the same thing in the same sense. सेम चीज़ पर एग्री कर रहे हैं लेकिन सेम सेंस पे एग्री कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है? दो चीज़ें जब तक वो एग्री करते हैं, सेम थिंग इन द सेम सेंस एट द सेम टाइम, तीन चीज़ें जब मिलती हैं तब एक वैलिड कंसेंट माना जाता है। ठीक है, इसको हम कॉन्सेंसस एड इदम भी कहते हैं। ये मैक्सिम भी इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू बन सकता है इसके अंदर, इसको भी आप ध्यान रखना। सेम थिंग इन द सेम सेंस, इन दोनों को मिला के कॉन्सेंसस एड इदम का मैक्सिम बनता है, राइट। तो ये चीज़ आप देखें। मीनिंग ऑफ कंसेंट, सेक्शन 13 है वो कंसेंट को डिफाइन करता है। सेक्शन 14 जो है वो बताता है कंसेंट कब फ्री नहीं होता। सेक्शन 13 बताता है क्या कंसेंट होता है, सेक्शन 14 बताता है कि कंसेंट तो अब आपने पढ़ लिया, अब ये देखो कि कंसेंट फ्री कब नहीं माना जाएगा। ये कहता है कि कंसेंट फ्री नहीं माना जाएगा, कंसेंट आपका, आपकी मर्जी फ्री नहीं मानी जाएगी। अगर आपकी मर्जी जो है एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, एक एग्रीमेंट के अंदर ली गई है कोएशन करके, आपके ऊपर अनड्यू इन्फ्लुएंस करके, आपके ऊपर फ्रॉड प्ले करके, आपके ऊपर मिस रिप्रेजेंटेशन करके, मिस्टेक से आपका कंसेंट लिया गया है, अगर इन 5 तरीकों से आपका कंसेंट लिया है दूसरी पार्टी ने, तो आपका कंसेंट वैलिड कंसेंट नहीं है। बहुत ध्यान देना, वैलिड कंसेंट नहीं है, और जो एग्रीमेंट बनेगा वो एग्रीमेंट वैलिड नहीं
वॉइडेबल मतलब वैलिड तो होगा बेसिकली, लेकिन वॉइडेबल एग्रीमेंट होगा, वॉइडेबल एग्रीमेंट होगा कि इसको आप वॉइड करा सकते हो चाहो तो, वरना ये चलता रहेगा। हम ये बारे पहले पढ़ चुके हैं, जो जो हमारा पहला लेक्चर ही देख रहे हैं, तो उसका अगर कंफ्यूज हो कि वॉइडेबल क्या होता है तो हमारे प्रीवियस लेक्चर्स को देखें, वो वॉइडेबल माना जाएगा। अब क्वेश्चन ये उठता है कि कोर्शन क्या होता है, इंड्यू इन्फ्लुएंस क्या होता है, फ्रॉड क्या होता है, मिसरिप्रेजेंटेशन क्या होता है, मिस्टेक क्या होता है। आज के लेक्चर के अंदर हम कोर्शन और अनड्यू इन्फ्लुएंस को एक साथ कंप्लीट करेंगे, क्योंकि दोनों के बीच में डिफरेंस पूछा जाता है, वो डिफरेंस भी मैं आपको बताऊंगा। तो कोर्शन क्या होता है आइए देखते हैं। अब कोर्शन हमने देखा कि 13 के अंदर कंसेंट डिफाइन है, 14 के अंदर फ्री कंसेंट डिफाइन है, अब 15 सेक्शन 15 के अंदर कोर्शन डिफाइंड है। सेक्शन ध्यान में रखना है इसको, सेक्शन 15 के अंदर कोर्शन डिफाइंड है। कोर्शन का मतलब क्या होता है कि आप किसी को फोर्स कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट में आने के लिए, आप किसी से ज़बरदस्ती कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट में आने के लिए, तो आपकी ज़बरदस्ती से आया हुआ कॉन्ट्रैक्ट दूसरी पार्टी में माना जाएगा कि आप उस पर कोर्शन कर रहे हैं। जैसे कि एक एग्जांपल है, ये ए है, ये लड़की सी है। ए कहता है कि साइन दी एग्रीमेंट, एग्रीमेंट को साइन कर दीजिए, या मैं आपके बारे में एक डिफेमेटरी स्टेटमेंट पोस्ट कर दूं। तो ये इसको एक फोर्स कर रहा है कि एग्रीमेंट पे साइन करो, अगर साइन नहीं करते हो तो मैं आपके बारे में एक डिफेमेटरी स्टेटमेंट जहां सोशल मीडिया कहीं भी पोस्ट कर दूं। तो अगर इसके डर से, इसकी ज़बरदस्ती से, इसके डराने धमकाने से ये लड़की अगर एग्रीमेंट करती है, तो इन दोनों के बीच में जो एग्रीमेंट बनेगा वो एग्रीमेंट बाय कोर्शन बनेगा, एग्रीमेंट बाय कोर्शन बनेगा, और ये एग्रीमेंट वॉइडेबल एग्रीमेंट होता है, वॉइडेबल एग्रीमेंट माना जाता है। वॉइडेबल एग्रीमेंट वह एग्रीमेंट होते हैं जो कोर्ट से वॉइड डिक्लेयर करा दिए जाते हैं। अगर चाहो तो करा दो, न चाहो तो मत कराओ, किसी को पता ही नहीं लगेगा कि फ्रॉड हुआ भी है या कोर्शन हुआ है, वो चलता रहेगा नॉर्मल। लेकिन अगर आपको परेशानी है तो आप कोर्ट जाकर कोर्ट की सहायता से बता सकते हो कि मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ है और जो एग्रीमेंट है ये वॉइडेबल है और मैं इसको वॉइड कराना चाहती हूँ या चाहता हूँ, तो वो वॉइड डिक्लेयर हो जाएगा। तो इसको हम कोर्शन कहते हैं, किसी को डराना धमकाना। ये कहता है कि कमिटिंग, सेक्शन 15 कहता है क्वेश्चन को, जैसे कमिटिंग और थ्रेटनिंग, या तो कुछ आप काम करना या उसको डराना कि मैं एक ऐसा, मतलब कोई मैं ऑफेंस करूंगा, कहना कि भाई मैं तेरे को, इससे कहे कि अगर ये लड़का कि मैं तुझे परेशान करूंगा, ईव टीजिंग करूंगा, मॉलेस्ट करूंगा, या तो करता है खुद मॉलेस्ट या उसको धमकाता है कि करूंगा बाद में। कोई भी चीज़ जो आईपीसी में मना है करनी, आईपीसी में जो ऑफेंस दिए हुए हैं, अगर वो कोई ऐसा काम करता है जो आईपीसी में ऑफेंस के तौर पे दिया हुआ है तो वो कोर्शन माना जाएगा। या आईपीसी के अलावा भी किसी और ऑफेंस, किसी और लॉ के अंदर कोई ऑफेंस है और वो उस ऑफेंस को करने की धमकी देता है या करता है, चाहता है कि एग्रीमेंट में आप अपना कंसेंट दो, तो वो एग्रीमेंट बाय कोर्शन से बनेगा और वो वॉइडेबल माना जाएगा। तो इसको हम कोर्शन कहते हैं। ये चीज़ हमारी क्वेश्चन है। एक इसमें इंपॉर्टेंट लाइन ये है कि इट इज़ इमटेरियल वेदर आईपीसी इज और नॉट इन फोर्स एट द प्लेस वेयर द क्वेश्चन इज एम्प्लॉयड। ये ज़रूरी नहीं है कि जहाँ पे क्वेश्चन हुआ है वहाँ पे आईपीसी का होना ज़रूरी है। आप कोई ऐसा एक्ट करो जो किसी भी लॉ के अंदर मना है करना, तो वो क्वेश्चन के अंदर आएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन होता है, किसी को डराना धमकाना, कोई आपके खिलाफ कुछ क्राइम करने वाले हैं या क्राइम करते हैं और चाहते हैं कि वह तेरे साथ क्राइम कर दूंगा अगर तूने काम नहीं किया, तो ये क्वेश्चन को बढ़ावा देता है और उसका बना एग्रीमेंट क्वेश्चन माना जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल हमारे पास ये है कि एक एग्जाम्पल है कि शाह एक व्यक्ति है जो कि धमकाता है जाकिर को दैट ही विल किल हिज सन, कि वो उसके बेटे को मार देगा अगर ही डज नॉट एग्रीज टू सेल हिज बंगलो टू शाह, अगर वो अपना बंगला शाह को नहीं बेचता है फॉर द लेस कंसिडरेशन देन द मार्केट वैल्यू, मार्केट से कम प्राइस पे। जाकिर साइन द एंड डिलीवर हिज बंगलो, जाकिर, अब ये जाकिर है, ये डर में आके अपने बंगले को साइन कर देता है और उसको डिलीवर कर देता है। अब जो एग्रीमेंट इन दोनों के बीच में बना है ना, ये एग्रीमेंट है क्वेश्चन से बना हुआ। तो जाकिर का जो कंसेंट है ना, वाज नॉट फ्री, वो फ्री नहीं है। फ्री क्यों नहीं है हम देख चुके हैं।
14 क्या कहता है कि अगर इन पांचों में आ रहा है ना आपका एग्रीमेंट, तो वो फ्री कंसेंट नहीं माना जाएगा। तो फ्री कंसेंट के बिना जो एग्रीमेंट है वो सारे वॉइडेबल माने जाते हैं। जाकिर कैन अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट इवन आफ्टर एग्रीइंग। तो आपने देखी ये बात, ये से कह रहा है कि डरा रहा है कि भाई तेरे बच्चे को मार दूंगा अगर तूने काम नहीं किया। कि किस में आ रहा है, कोर्शन में आ रहा है। आप उसको डरा के धमका के उसका कंसेंट ले रहे हैं, उसकी मर्जी ले रहे हैं, तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट बनेगा ये वॉइडेबल होगा। और जाकिर चाहे तो कोर्ट जाकर इसको वॉइड डिक्लेयर करा दे। तो क्वेश्चन पता है क्या बनता है, क्वेश्चन बनता है क्वेश्चन का आपका सेक्शन पूछ लेगा। क्वेश्चन में आपको पूछ लेगा कि क्वेश्चन का एग्रीमेंट वॉइड होता है, वॉइडेबल होता है, या ऐसा सवाल देगा जिसमें अनड्यू इन्फ्लुएंस और क्वेश्चन दोनों से मिलते जुलते फैक्ट्स होंगे। अब आपको बताना है क्वेश्चन है या अनड्यू इन्फ्लुएंस है। तो मैं क्वेश्चन भी आपको अच्छे से पढ़ाऊंगा और अनड्यू इन्फ्लुएंस भी अच्छे से पढ़ाऊंगा, जिससे आप दोनों के बीच में आसानी से फर्क कर पाएंगे ना। एक सवाल ये उठता है कि अगर किसी को डराना धमकाना कोई क्राइम्स को लेके, जो क्राइम आईपीसी में दिए हुए हैं या किसी और लॉ में दिए हुए हैं, अगर हम उन क्राइम को करने के लिए डराते हैं धमकाते हैं कि भाई मैं तेरे साथ ये फला क्राइम कर दूंगा, ये फला क्राइम कर दूंगा, अगर तू ये काम नहीं करता, तो क्वेश्चन माना जाता है। लेकिन क्या अगर हम किसी को डराते हैं धमकाते हैं कि हम सुसाइड कर लेंगे अगर ये काम तुमने नहीं किया? बहुत होता है, अक्सर शादी में केस में ज़्यादा होता है कि अगर मुझसे शादी करती, जैसे हमने एग्जाम्पल दिया हुआ है कि जैसे एक लड़का कह रहा है सर यस और नो, मतलब शादी करोगी मुझसे नहीं करोगी, अगर मना करोगे तो मैं सुसाइड कर लूँगा। तो अब ये जो चीज़ है ना, ये सारा जो चीज़ है ये क्या है? तो क्या इन दोनों, अगर ये दोनों शादी करते हैं और ये लड़की यस बोल देती है, तो इन दोनों के बीच में जो एग्रीमेंट है, ऑब्वियसली आपको पता होगा शादी एक एग्रीमेंट होती है, तो अब तो ये एग्रीमेंट जो इनके बीच में बनेगा तो ये वॉइडेबल होगा, वैलिड होगा, क्या इसका लॉ होगा? तो सुसाइड करने की धमकी देना क्या क्वेश्चन में आएगा? ये सवाल हमारे पास आया। तो ये बात मानी गई कि एन अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड और अ थ्रेट टू कमिट सुसाइड, या तो सुसाइड करने का अटेम्प्ट करना या सुसाइड करने के लिए डराना कि मैं सुसाइड कर लूँगा, ये क्वेश्चन माना जाएगा। तो बहुत अच्छा एमसीक्यू है, बन सकता है, बहुत ध्यान रखिएगा। ये इसका एक पूरा एक केस है हमारे पास, जो केस आपसे बिल्कुल भी नहीं पूछेंगे, ये तो उनके लिए होता है जिसको हम पढ़ाते हैं, कोचिंग देते हैं, तो उनको ताकि एक एग्जांपल्स भी हम समझाते जाएं कि क्या चीज़ क्या होती है। आप ये एग्जांपल्स भी पढ़ सकते हैं। अगर मैं पूरा डिटेल में पढ़ता हुआ चलूँगा तो मैं बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो आप वीडियो को पॉज करो, इसको तो अच्छे से पढ़िए, आपको समझ आ जाएगा क्या चीज़ चल रही है। नाउ एक इलस्ट्रेशन हमारे पास है, एक आमिर एक लड़का है, एक नाजिया एक लड़की है। आमिर कहता है, आमिर नाजिया को डराता है कि मैं सुसाइड कर लूँगा अगर वो मुझसे शादी करने के लिए मना करती है। देखो कितना कॉमन एक इलस्ट्रेशन है जो कि आम तौर पे हमारे सामने आती रहती है। आमिर एक व्यक्ति जो कि नाजिया से कहता है कि मैं सुसाइड कर लूँगा अगर आप मुझसे शादी करने के लिए मना करती हैं। नाजिया एक्सेप्टेड द ऑफर बिकॉज ऑफ द थ्रेट विच अमाउंट टू कोर्शन। नाजिया एक्सेप्ट कर लेती है क्योंकि उसको धमकाया, ऑब्वियसली वो तो किसी की, भाई ऑब्वियसली कोई व्यक्ति किसी को क्यों जाने देगा ज़िंदगी से, तो वो उसको मौजूदा वक्त की परेशानी टालने के लिए हाँ कर देती है, एक्सेप्ट कर लेती है। तो इन दोनों के बीच का जो एग्रीमेंट है डेफिनेटली ये क्वेश्चन से आया हुआ है और ये वॉइडेबल है, ये वॉइडेबल माना जाता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। अब बहुत ही बढ़िया चीज़ है जो कि अनड्यू इन्फ्लुएंस है। अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या होता है, क्या चीज़ नहीं होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आता ही आता है, किसी भी एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हो, क्वेश्चन और अनड्यू इन्फ्लुएंस में फ़र्क पूछेगा ही पूछेगा। नाउ अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या होता है, हमने सेक्शन 13 में देखा जिसमें हमें कंसेंट को डिफाइन किया गया। सेक्शन 14 में देखा जहाँ पे फ्री कंसेंट को डिफाइन किया गया, उसमें 5 चीज़ें बताई गई। अगर आपका एग्रीमेंट क्वेश्चन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक इन 5 से प्रभावित है तो आपका जो एग्रीमेंट है वो वॉइडेबल है और आपका कंसेंट जो है वो फ्री कंसेंट नहीं माना जाएगा। तो क्वेश्चन हमने देख लिया, डराना धमकाना, जो कोई काम करने के लिए, कोई क्राइम करने के लिए जो आईपीसी में दिया हुआ है या किसी और लॉ में दिया हुआ है। सेकंड हमने देखा अनड्यू इन्फ्लुएंस। नाउ अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या होता है, मैं अनड्यू इन्फ्लुएंस टॉपिक शुरू करने से पहले आपको 3 चीज़ें बताना चाहता हूँ। एक पेज लें, उस पर एक चीज़ लिख लें। पहला लिखें आप असेंशियल इंग्रेडिएंट्स फॉर अनड्यू इन्फ्लुएंस। उसमें फर्स्ट है हमारा रियल एंड अपेरेंट अथॉरिटी। जहाँ पे एक बात यहाँ लिखी हुई है रियल एंड अपेरेंट अथॉरिटी, यहाँ पे आप उसको लिखें, रियल एंड अपेरेंट अथॉरिटी। दूसरे में आप लिखें फ्यूडिशरी रिलेशनशिप। तीसरे में आप लिखें मेंटल कैपेसिटी। ये 3 मेन इंग्रेडिएंट्स हैं। जब भी हम अनड्यू इन्फ्लुएंस को सॉल्व करते हैं हमेशा इन 3 इंग्रेडिएंट्स को देखते हैं। अगर ये 3 इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं तो अनड्यू इन्फ्लुएंस है, अगर नहीं है तो वो कोर्शन है। हमेशा ध्यान रखिएगा, कोर्शन प्लस जो मैंने आपको बताया
रियल एंड अपेरेंट अथॉरिटी, फ्यूडिशियरी रिलेशनशिप, मेंटल कैपेसिटी। अगर ये मिलते हैं, बहुत ध्यान देना, फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूं, तो इज इक्वल टू ये क्या बना, अनड्यू इन्फ्लुएंस। बहुत ध्यान देना, अनड्यू इन्फ्लुएंस बन गया। अगर ये चीज़ नहीं है तो क्वेश्चन ही रहा। बहुत बहुत ध्यान से सीखनी इस चीज़ को, इतनी क्लैरिटी में बहुत मुश्किल है कोई बताए, मतलब आपको पता लग जाएगा, लेकिन कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए। क्वेश्चन के साथ अगर ये चीज़ें मिलती हैं तो ये अनड्यू इन्फ्लुएंस बनेगा, वरना नहीं बनेगा। हमें क्यों ज़रूरत पड़ रही है इन चीज़ों को जानने की? क्योंकि कभी कभी ऐसी रीजनिंग आती है कि आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार डराना धमकाना तो है, तो ये क्वेश्चन है, अनड्यू इन्फ्लुएंस है, तो आपकी कंफ्यूजन में आपके 5 मार्क्स चले जाते हैं, एक नेगेटिव मार्किंग का और 4 जो आपने मिस करे। तो मैं चाहता हूँ आपके पास जब भी कॉन्ट्रैक्ट का कोई क्वेश्चन आए तो आप कभी ना उससे चूकें। अब मैं आपको अनड्यू इन्फ्लुएंस शुरू कर रहा हूँ। अब ये ध्यान रखना, हमने 15 देखा क्वेश्चन को डिफाइन करता है, नाउ 16 जो है वो अनड्यू इन्फ्लुएंस को डिफाइन करता है। सेक्शन इंपॉर्टेंट है, लिख लिया इसको। अनड्यू इन्फ्लुएंस को बताता है अ कॉन्ट्रैक्ट इज सेड टू बी इंड्यूस्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस वेयर द रिलेशनशिप सब्सिस्टिंग बिटवीन द पार्टीज, बहुत केयरफुली, वेयर द रिलेशन होना जरूरी है, द रिलेशन सब्सिस्टिंग बिटवीन द पार्टीज। कौन सी पार्टीज? वह दो पार्टी जिनके बीच में एग्रीमेंट है, वह दो पार्टी जिनके बीच में एग्रीमेंट हुआ है। हम उन दोनों पार्टी के बीच का रिलेशन देखते हैं कि ये दोनों पार्टी के बीच में आपस में रिलेशन किया है। जैसे कोई केस हमारे पास आया कि ऐसा ऐसा एग्रीमेंट हुआ है ए और बी के बीच में, और बी क्लेम करता है कि ये एग्रीमेंट जो है ना अनड्यू इन्फ्लुएंस के, बी कहता है कि ए ने जो मेरा कंसेंट लिया वो अनड्यू इन्फ्लुएंस करके लिया है। तो कोर्ट कहेगा कि आप दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, क्या रिलेशन है आप दोनों के बीच में। तो आप दो पार्टीज के बीच का आपस में रिलेशन होना बहुत ज़रूरी है। तो रिलेशन क्या है उन दोनों का, ये चीज़ देखी जाती है। रिलेशन ऐसा होना चाहिए, वन ऑफ द पार्टीज इन अ पोजीशन टू डोमिनेट द विल ऑफ अदर। रिलेशन जो दोनों के बीच में है वो ऐसा, कोर्ट देखेगा कि दोनों के बीच में रिलेशन है, कोर्ट कहेगा हाँ एक रिलेशन तो सब्सिस्ट कर रहा है, दोनों किसी तरीके से एक रिलेशन में है। रिलेशन ऐसा होना चाहिए, खाली रिलेशन होना काफ़ी नहीं, रिलेशन है उसके बावजूद रिलेशन ऐसा होना चाहिए कि एक पार्टी जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगा हुआ है कि इसने मेरा जो मर्जी है ज़बरदस्ती ली है, वह पार्टी दूसरी पार्टी के ऊपर हावी होनी चाहिए, जिसको हम डोमिनेंट कहते हैं। तो वह पार्टी जिस पर इल्ज़ाम लगा हुआ है कि उसने कंसेंट जो है ज़बरदस्ती लिया है, वह पार्टी दूसरी पार्टी के ऊपर हावी होनी चाहिए, वह पार्टी दूसरी पार्टी पे हावी होनी चाहिए, उससे कुछ यूज़ लेने के लिए हावी होनी चाहिए, एंड यूजेस दैट पोजीशन टू ऑब्टेन एन एडवांटेज ओवर द अनफेयर एडवांटेज ओवर द अदर। कि वो जो हावी है ना, उस हावी होने से वो उसकी जो प्रॉपर्टी है या कुछ उसकी चीज़ है उसको हड़पना चाहते हैं या उससे कुछ नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। तो कोर्ट को ये 3 चीज़ें देखता है जो मैंने आपको अभी बताई हैं। अब हमने ये देखा कि कोर्ट चेक करता है कि दोनों के बीच में कोई रिलेशन तो नहीं है। सबसे पहला स्टेप है कोर्ट चेक करता है दोनों के बीच में कोई रिलेशन तो नहीं है। तो जो रिलेशन चेक करा जाता है वही मैंने आपको 3 चीज़ें बताई थी। कोर्ट देखता है कि रियल और अपेरेंट अथॉरिटी तो नहीं है। ये 3 चीज़ें रिलेशन चेक करने की हैं। देखता है कि ए और बीच के बीच में कोई रिलेशन तो नहीं है। रिलेशन कैसा? रियल और अपेरेंट अथॉरिटी तो नहीं है। दूसरा क्या है? ये दोनों कहीं किसी चीज़ से फ्यूडिशियरी रिलेशनशिप में तो इंक्लूड नहीं है। तीसरी चीज़ क्या है? मेंटल कैपेसिटी कैसी है इसकी, जिसका ये इल्ज़ाम लगा है उसने दूसरे की विल को हड़पा है, जिसकी विल को हड़पा है उसकी मेंटल कैपेसिटी कैसी है, क्या वो मजबूत दिमाग का आदमी है, कमज़ोर है। तो ये चीज़ें देखी जाती हैं, रिलेशन देखा जाता है, मेंटल कैपेसिटी और फ्यूडिशियरी रिलेशनशिप देखी जाती है। नाउ अब हम देखते हैं एक एक चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से। रियल और अपेरेंट अथॉरिटी हमने खाली सुना ही है, देखा नहीं है होता क्या है। अब हम उसको चेक करते हैं। रियल एंड अपेरेंट अथॉरिटी के एग्जाम्पल होते हैं जैसे रिलेशनशिप बिटवीन मास्टर एंड सर्वेंट, लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं रियल एंड अपेरेंट अथॉरिटी के, ये कुछ एग्जाम्पल हैं। अगर केस आता है 2 व्यक्ति के बीच में और ये पता लगता है कि ये दोनों व्यक्ति आपस में मकान मालिक और किराएदार हैं, तो कोर्ट प्रिज्यूम करेगा कि हाँ इनके बीच में एक रिलेशनशिप सब्सिस्ट करता है। कौन सा रिलेशनशिप सब्सिस्ट करता है? रियल और अपेरेंट अथॉरिटी का रिलेशनशिप सब्सिस्ट करता है। रियल एंड अपेरेंट अथॉरिटी के एग्जाम्पल ही हैं मास्टर और सर्वेंट के, लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट के। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल हमारे पास है, ये आप एग्जाम्पल देखिए।
एग्जाम्पल ये है, ये टेनेंट है, ये देखो ये दो व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति ये है, एक व्यक्ति ये, दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, ये हस्बैंड है, ये वाइफ है, और जो ये लड़की आप देख रहे हैं हाथ में फाइल है, ये इनकी लैंडलॉर्ड है, ये इसका मकान है। अब ये क्या कर रहे होते हैं, ये औरत जो है, जो मकान मालिक है, वो इनसे कहती भाई मकान खाली कर दो। अब ये मकान खाली करने की पोजीशन में होते ही नहीं है। अब भाई जिसका मकान होता है वो तो डोमिनेंट पोजीशन में होता है, भाई मकान उसके पास है, और जो टेनेंट होते हैं वो थोड़ी वीक पोजीशन में होते हैं। रीज़न क्या होता है, कभी भी उनको मकान खाली करना पड़ रहा है, कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं जा रहे, मकान अच्छा मिल रहा है नहीं मिल रहा है, तो वीक पोजीशन में होते हैं, थोड़ा दबके रहते हैं मकान मालिक से। तो मकान मालिक डोमिनेंट पोजीशन में होता है। मकान मालिक इनसे कह रहा है कि भाई आप मकान खाली कर दो, और ये सामान इनका उतरवा रहा है ज़बरदस्ती, भाई सामान उतारो चलो अपना, ये सामान। फिर मकान मालिक की निगाह पड़ती है इसकी बाइक पे, ये अभी किराएदार ने अभी हाल ही में ली होती बाइक। तो मकान मालिक इससे कहती है कि ऐसा है, लिहाजा आप मुझे अपनी बाइक दे दो। कितने पैसों में? बाइक इसने जो ली है वो ली है इसने सपोज करो 10 लाख में, ये कह रही है, और नई बाइक है, ये कह रही है मुझे बाइक दे दो 5 लाख में। आप मुझे 5 लाख में बाइक दे दोगे तो ऐसा है, आप मकान में रहने लगो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं मकान खाली नहीं करवा रही है आपसे। तो ये ज़बरदस्ती इनका इनके इनके सिचुएशन का फ़ायदा उठा के एक एग्रीमेंट कर लेती है, और इससे बाइक की चाबी ले लेती है कि ऐसे ऐसे मैं आपसे 5 लाख रुपए की आपकी बाइक खरीद रही हूँ, हालांकि मार्केट वैल्यू उसकी 10 लाख रुपए है। तो ये क्या कर रही है यहाँ पे इस टाइम लेडी, ये इनकी वीक पोजीशन का फ़ायदा उठा रही है और एक एग्रीमेंट कर रही है, जिसकी वजह से ये इनसे इनकी विल पे हावी हो रही है और इनसे इनका सामान ले रही है। तो इसके बाद फिर कहते हैं भाई शिफ्टिंग बैक, तो या फिर शिफ्टिंग इसका करने लगे। तो इस तरीके से ये इसको इंड्यूस करा मकान मालिक ने किराएदार को कि वो अपने सामान मुझे डिलीवर करें। और डिलीवर क्यों करें? क्योंकि वो इस पोजीशन में है, इतनी वीक पोजीशन में है, उनको मकान नहीं मिल सकता। ये जो भी उनकी परेशानी है, उन्होंने ज़बरदस्ती वो अपनी बाइक को सेल कर दिया ताकि हमसे मकान ना ले और हमें अपना एक सर छुपाने की जगह मिल जाए। तो इनके बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा वो वॉइडेबल होगा, क्योंकि जो कंसेंट लिया गया है ना टेनेंट का, वो फ्री कंसेंट नहीं है। वो तो सिचुएशन ऐसी है इतनी खतरनाक कि उनकी वीक पोजीशन के चक्कर में उसने अपनी डोमिनेंट पोजीशन का फ़ायदा उठाकर उनका कंसेंट ले लिया। तो ये एग्रीमेंट वॉइडेबल एग्रीमेंट माना जाएगा। और इन दोनों का जो एग्रीमेंट है वो एग्रीमेंट कॉज्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस है। अब अनड्यू इन्फ्लुएंस है, कोर्शन क्यों नहीं है? भाई कोर्शन होगा, बिल्कुल कोर्शन है, लेकिन कोर्शन के साथ जैसे मैंने आपको बताया था, कोर्शन के प्लस प्लस क्या आ गया? अनड्यू इन्फ्लुएंस। अनड्यू इन्फ्लुएंस मैंने आपको 3 चीज़ें बताई थी, रियल अपेरेंट अथॉरिटी, ये वही है। रियल एंड अपेरेंट अथॉरिटी हमने एग्जांपल देखा था लैंडलॉर्ड टेनेंट, तो रियल एंड अपेरेंट अथॉरिटी प्लस हो गई, तो प्लस और कोर्शन प्लस रियल एंड अपेरेंट अथॉरिटी या कोई भी फॉर्म अनड्यू इन्फ्लुएंस की, वो हमारा क्या बनती है? अनड्यू इन्फ्लुएंस बन जाता है, अनड्यू इन्फ्लुएंस बन जाता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं क्या उनके बीच में कोई रिलेशन सब्सिस्ट कर रहा है। हमें पता लगा आपस में ये आपस में मकानदार और किराएदार हैं, तो रिलेशनशिप तो है। डोमिनेंट पोजीशन में कौन है? मकानदार है। वीक पोजीशन में कौन? टेनेंट है। ठीक है, चलो अब पता लगता है कि जो डील हुई है, डील बड़ी खतरनाक हुई है। 10 लाख की चीज़ है 5 लाख में खरीदी गई है। तो हम कोर्ट एक वो लेता है, प्रिजम्पशन लेता है कि हाँ इनका जो एग्रीमेंट है वो ज़बरदस्ती बनाया गया है। तो ये चीज़ है। हम कोर्शन में कोई रिलेशन नहीं होता, ध्यान रखना, कोर्शन के अंदर कोई रिलेशन नहीं होता, कोई रिलेशन नहीं होता। बस ये देखा जाए डराया धमकाया, लेकिन जहाँ हमें लगता है कि इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन है, बाप बेटे का रिलेशन है, डॉक्टर और पेशेंट का रिलेशन है, मकान मालिक किराएदार का रिलेशन है, वकील और क्लाइंट का रिलेशन है, जहाँ रिलेशन हमें दिखता है और फैक्ट से लगता है कि हाँ एक अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ है, एक बंदा डोमिनेंट पोजीशन में, एक बंदा वीक पोजीशन में, हम सारी चीज़ों को देखते हैं, फिर हम पता लगता है कि हाँ ये कोर्शन नहीं, अनड्यू इन्फ्लुएंस कोर्शन से भी ऊपर है। अगर इनके बीच कोई रिलेशन नहीं होता तो ये क्वेश्चन होता, लेकिन क्वेश्चन प्लस 3 चीज़ें आ गई, या क्वेश्चन प्लस उनमें से इनमें से ये तो 3 हो या उनमें से एक हो, काफ़ी होता है, तो वो अनड्यू इन्फ्लुएंस बन जाता है। एक और एग्जांपल हमारे पास है, जैसे एक ये हमारे जो है फ्यूडिशियल रिलेशनशिप की हम बात कर रहे हैं। नाउ फ्यूडिशियल रिलेशनशिप क्या होता है? जैसे कि एक रिलेशनशिप जो कि म्यूचुअल ट्रस्ट पे होता है, म्यूचुअल ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस पे बेस्ड होता है, जैसे कि फादर और सन। एक ट्रस्ट होता है, एक कॉन्फिडेंस होता है। डॉक्टर और पेशेंट, हम डॉक्टर के ऊपर अपनी पूरी विल कर देते हैं, चाहे हमारे जिस्म के साथ कुछ भी कर दे, लेकिन हम तो भरोसा करते हैं। तो म्यूचुअल ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस का एक रिलेशन होता है हमारा। टीचर और स्टूडेंट, ये एग्जाम्पल हैं फ्यूडिशरी रिलेशनशिप के।
अगर हमें लगता है कोई ऐसी रीजनिंग आती है जिनके अंदर ये रिलेशनशिप डिफाइन है, दिए हुए हैं, तो हमको फ़ौरन देखना है कि हाँ, अगर इन दोनों के बीच में कोई एग्रीमेंट है तो कहीं ना कहीं जो डोमिनेंट पोजीशन में है उसने वीक पोजीशन वाले का फ़ायदा उठाया है, जैसे यहाँ पर है। सपोज करिए एक वकील है, ये एक एडवोकेट है जिसका नाम है एम, और ये इसका क्लाइंट है जिसका नाम है ए। ये इसके पास आता है, ए बड़े परेशान हाल होता है और इससे बताता है कि भाई ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, सारी चीज़ें उसको बताता है। अब उसके बाद ये जो डोमिनेंट पोजीशन में ना एडवोकेट, वो ए से कहता है कि आपकी एक ज़मीन है, मैंने आपकी ज़मीन देखी, बहुत अच्छी खूबसूरत जगह पे है, इसकी मार्केट वैल्यू जो है वो उस टाइम समझ लो 1 करोड़ है। एडवोकेट कहता है कि भाई ऐसा है, मैं आपकी ज़मीन खरीदना चाहती हूँ, आपकी ज़मीन बहुत पसंद है, और क्योंकि इसके पास सारे डॉक्यूमेंट हैं, इसके सारी चीज़ें, सारा केस से पता है, और ये चाहती है कि मैं आपकी ज़मीन को 60 लाख रुपीज़ में खरीदना चाहती हूँ। अब ये इसको मना नहीं कर सकता, इसकी पहली हालत ख़राब हुई, पसीना आ रहे हैं इसको, इसकी पहली हालत ख़राब है। तो ये से कहता है ये पेपर तो रेडी, मैं करवा दूँ, कोई दिक्कत नहीं, मैं करवा दूँगा, आप बेफिक्र रहें, बस आप मेरा काम संभालिए। तो जहाँ हमें दिखता है कि आपस में कोई रिलेशन है, एक डोमिनेंट पोजीशन में, एक वीक पोजीशन में है, और जो डील हुई है वो अनफेयर डील हुई है, कहीं ना कहीं फ़ायदा उठाया गया है, जो कंसेंट लिया गया है वो फ्री कंसेंट नहीं बल्कि ज़बरदस्ती है किसी चीज़ में, तो वो अनड्यू इन्फ्लुएंस में है। अनड्यू इन्फ्लुएंस हमने कैसे बोल दिया, हमने इन दोनों की पोजीशन देखी, पोजीशन हमें कैसे पता, वो लिखी हुई है, कहाँ लिखी हुई, आपकी रीजनिंग में लिखी हुई होगी, वो सब चीज़ें, वो सब आपकी रीजनिंग में लिखा हुआ होगा। जहाँ कोई पोजीशन नहीं लिखी, खाली बस बातें लिखी हैं, डराना धमकाना लिखा है, तो वो कोर्शन है। अगर कहीं पोजीशन लिखी है, रिलेशन लिखा है, तो वो अनड्यू इन्फ्लुएंस है। एक और हमारे पास है हमने मेंटल कैपेसिटी के बारे में बोला। हम देखते हैं जहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया है एक किसी पर्सन के साथ जिसकी मेंटल कैपेसिटी जो है ना वो अफेक्टेड है, मतलब मेंटल कैपेसिटी पूरी तरह काम नहीं कर रही है, दिमाग उसका काम नहीं करता है, जैसे बुढ़ापे की वजह से, बीमारी की वजह से, मेंटल और बॉडीली डिस्ट्रेस, किसी बीमारी की वजह से, बुढ़ापे की वजह से, परेशानी की वजह से उसका दिमाग पूरी तरीके से काम नहीं कर पाता। तो आपने अगर उसका फ़ायदा उठाया है तो आप उसके अंदर कोर्ट देखेगा, अगर आप पे किसी ने इल्ज़ाम लगा दे कि ऐसा ऐसा हुआ है, तो कोर्ट देखा कि वाकई ऐसा आपने करा है या आपने ऐसा कुछ नहीं किया। अब सपोज करिए, या फादर और सन का एग्जांपल हटा दीजिए, हालांकि फादर और सन का एग्जांपल भी यहाँ पे चल सकता है, क्योंकि फादर और सन को हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो हम वहाँ पे ये नहीं लेते हैं। फिलहाल हम बात करते हैं, सपोज करिए ये इसका डॉक्टर है और ये इसका पेशेंट है, सपोज करिए। अब पेशेंट की हालत आप देखो क्या हो रही है, ये पेशेंट की हालत देखो क्या हो रही है, और डॉक्टर जो है वो बिल्कुल सही है। तो आप जाहिर सी बात है, एक मेंटल कैपेसिटी इस बंदे का दिमाग उतना कामयाब नहीं होगा जितना हम प्रिज्यूम करते हैं नॉर्मल आदमी का। अगर इस बंदे को ये बात मालूम हो कि ये आदमी जो है करोड़ों का मालिक है, तो हो सकता है ये अपनी डोमिनेंट पोजीशन का फ़ायदा उठाए और उसको डराए धमकाए कि तुम्हें जहर दे दूंगा, तुम्हें ये कर दूंगा, तुम्हें वो कर दूंगा, जिस भी तरीके से पॉसिबल तरीका हो, और इससे कि आप मुझे एक पेपर पे आप साइन करके दो और मुझे मेरी प्रॉपर्टी, आपकी प्रॉपर्टी मेरे नाम करके दो। तो अगर ऐसा लिटरली होता है और इस एंगल के यहाँ से कोई फैमिली मेंबर ऑब्जेक्शन उठाता है कि भाई डॉक्टर ने हो सकता है अनड्यू इन्फ्लुएंस किया हो और ज़बरदस्ती साइन करवा लिए हो, तो कोर्ट देखेगा कि डॉक्टर और पेशेंट के बीच में कौन सा रिलेशन है। तो कोर्ट को पता लगेगा कि इन दोनों के बीच में तो एक रिलेशन है। कौन सा रिलेशन है? फ्यूडिशियल रिलेशनशिप आता है, फ्यूडिशियरी रिलेशनशिप आता है, एक म्यूचुअल ट्रस्ट का एक रिलेशनशिप आता है, और इस व्यक्ति की मेंटल इलनेस भी सही नहीं थी, मेंटल कैपेसिटी भी सही नहीं थी। कोर्ट के अगर रिलेशन भी सबसेट करता है, मेंटल कैपेसिटी भी सही नहीं थी, डॉक्टर डोमिनेंट पोजीशन में भी था, तो कोर्ट प्रिजम्पशन लेगा कि और जो डील हुई है वो भी अनफेयर है। भाई डॉक्टर इसका कोई सगा तो लगता नहीं है, डील भी अनफेयर है, तो कोर्ट प्रिजम्पशन लेगा कि हाँ ज़बरदस्ती साइन किया गया है और ये जो है अनड्यू इन्फ्लुएंस यहाँ पे प्ले किया गया है, अनड्यू इन्फ्लुएंस यहाँ पे प्ले किया गया है। तो ये हमारा अनड्यू इन्फ्लुएंस इसमें माना जाए। जैसे यहाँ पे देखिए, आप एक देखो ये कितनी ज़ईफ हो रही हैं और ये कितनी सही है, तो इन दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप है। कौन सा फ्यूडिशियरी रिलेशनशिप इनके बीच में है, तो यहाँ पे कोर्ट देखेगा मेंटल कैपेसिटी क्या है इनकी, ये क्या चाहते हैं, क्या रिलेशन है, क्या डील है, सारी चीज़ देखेगा। लेकिन एक चीज़ हमेशा कोर्ट ध्यान देगा, हमेशा कोर्ट इन दोनों के बीच का रिलेशन देखेगा कहीं फ्यूडिशियरी रिलेशनशिप तो नहीं है, देखेगा कहीं रियल और अपेरेंट अथॉरिटी तो नहीं है, देखेगा कहीं मेंटल इलनेस तो वो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें कंसिडर करता है, फिर कोर्ट देखता है कि कोर्शन है या अनड्यू इन्फ्लुएंस है। तो आपकी रीजनिंग के अंदर भी आपको ये सारी चीज़ें बताई जाएंगी, उसके बाद आपको फैसला लेना है कि ये कोर्शन है या अनड्यू इन्फ्लुएंस है। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर होती हैं। लेकिन एक बात आपको ध्यान रखनी है कि अगर ये चीज़ आपको एक एक्सेप्शन तो नहीं, लेकिन थोड़ी एक्सप्लेनेशन बता रहा हूँ इसकी।
अगर इफ़ अ मनी लेंडर चार्जेस वेरी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, अगर मनी लेंडर जो है वो बहुत हाई रेट पे इंटरेस्ट चार्ज करता है, देन इट कैन बी अनड्यू इन्फ्लुएंस। तो वो अनड्यू इन्फ्लुएंस हो सकता है कि भाई कोई परेशानी का फ़ायदा उठा रहा है, कोई आया ज़बरदस्ती, भाई मेरी माँ बीमार है और ऐसा है लिहाजा आप मुझे पैसे दे दो, और वो एक रियल और अपेरेंट अथॉरिटी माना जाएगा उसके अंदर, क्योंकि भाई डोमिनेंट विल पे है और जो बंदा है वो दूसरी वीक विल पे है, तो हो सकता है उसकी परेशानी का फ़ायदा उठा रहा हो, तो माना जाएगा कि हाँ अनड्यू इन्फ्लुएंस है। लेकिन चार्जिंग मोर प्राइस बाय अ ट्रेडर इज नॉट एन अनड्यू इन्फ्लुएंस। चार्जिंग मोर प्राइस बाय अ ट्रेडर इज नॉट अनड्यू इन्फ्लुएंस। अगर कोई ट्रेडर ज़्यादा पैसे लेता है तो वो अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं माना जाएगा। जैसे कि ए applies to a banker for a loan, A applies to a banker for a loan at a time when there is stringency in the money market. The banker declines to make the loan except at unusual high rate of interest. बैंकर मना कर देता भाई हम नहीं खोल सकते, लेकिन एक थोड़े हाई रेट पे हम खोलेंगे क्योंकि पैसे की किल्लत चल रही है मार्केट के अंदर। ए एक्सेप्ट द लोन ऑन द दीज टर्म्स, ए को लोन एक्सेप्ट कर लेता, हाँ ठीक है चलो मुझे मंजूर है। दिस इज अ ट्रांजैक्शन इन द ऑर्डनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। तो ये ट्रांजैक्शन है ना, ये ऑर्डनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में ऐसे ही होता है, जब पैसे की किल्लत हो रही हो तो रेट आगे बढ़ जाते हैं। एंड द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट इंड्यूस बाय एंटी इन्फ्लुएंस, तो इसको हम एंटी इन्फ्लुएंस नहीं मानेंगे क्योंकि सिचुएशन ही सबके साथ ऐसी है। तो ये एक एक्सेप्शन मानो, ये थोड़ी एक्सप्लेनेशन मानो, तो आप इसको ध्यान रखना जब भी आप रीजनिंग सॉल्व करो। तो आई होप आपको दोनों के बीच का डिफरेंस, खैर यहाँ डिफरेंस थोड़ा और देख लो। क्वेश्चन ये है, इट इज़ अ थ्रेट ऑफ एन ऑफेंस फॉरबिडन बाय लॉ। आप किसी को धमकाते हैं, डराते हैं कि भाई आप कोई उसके साथ क्राइम कर देंगे अगर आप वो काम ऐसा नहीं करता है तो। या इंटेंशन टू एंटर इनटू एग्रीमेंट, और आप अपनी इंटेंशन बताते हैं कि मुझे एक एग्रीमेंट के अंदर आना है, अगर आप एग्रीमेंट में नहीं आते हैं तो मैं आपके साथ वो क्राइम कर दूंगा। ये आप क्वेश्चन में करते हैं। हम इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं होता, कुछ नहीं होता, दोनों में आपस में कोई ताल्लुक नहीं होता है। लेकिन एंटी इन्फ्लुएंस के अंदर इट इज़ अ मोरल इन्फ्लुएंस बाय अ पर्सन हु इज़ इन अ पोजीशन टू डोमिनेट। ये ऐसी पोजीशन में होते हैं जहाँ पे विल डोमिनेट की जा सकती है। कौन सी पोजीशन है? आपने रियल और अपेरेंट अथॉरिटी है, फ्यूडिशियल रिलेशनशिप, मेंटल इलनेस है, हम सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं। इंटेंशन इज टू ऑब्टेन एन अनफेयर एडवांटेज, और अब यहाँ पे आप अनफेयर एडवांटेज लेना चाहते हैं। तो ये दोनों चीज़ें थी जो बहुत इंपॉर्टेंट है कॉन्ट्रैक्ट के लिए समझने के लिए। चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दीजिए। थैंक्स।